आज हम लोग समास को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि हिंदी में शब्दों के निर्माण के लिए संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का सहारा लिया जाता है। हिंदी में शब्दों के निर्माण करने के लिए संधि का, समास का, उपसर्ग का और प्रत्ययों का सहारा लिया जाता है। ठीक है। अगला है समास के बारे में। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो परस्पर संबंध रखने वाले किससे? दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को हम समास कहते हैं। जैसे कि माँ और बाप, ये दो शब्द हैं। इस दो शब्द के संयोग से एक शब्द बना माँ बाप। अब ये शब्द जो है ये समास है और ये समास नहीं है। ठीक है। तो ये कौन सा समास है इसे हम आगे देखेंगे। वैसे अगर यहाँ पे बताएं तो ये जो है द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है रसोई घर। रसोई घर भी रसोई के लिए घर, घर किसके लिए है? रसोई के लिए। तो ये भी एक समास हुआ और ये जो समास का एग्जाम्पल है यह है तत्पुरुष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके समास के भेदों को हम लोग देखेंगे। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिसका प्रथम पद जो है वो प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा शब्द जो है उसकी प्रधानता है, क्योंकि शक्ति के अनुसार, इसका मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में यथा शब्द जो है वो प्रधान है, इसीलिए इस शब्द को अव्ययीभाव समास कहते हैं, क्योंकि जिसमें पहला पद प्रधान हो। दूसरा एग्जाम्पल है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति शब्द की प्रधानता है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। ये भी अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तथा प्रथम पद में कर्ता और संबोधन कारक हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। प्रथम पद में कर्ता और संबोधन कारक हो, संबोधन कारक में आ जाता है का, के, की, के लिए, ये सब। संबोधन कारक को अगर और हम देखें तो जिस पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। जिस पद से किसी को पुकारने, सावधान करने और संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि राजकुमार। राजकुमार शब्द में कुमार जो शब्द है ये प्रधान है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला जो पद है राज, वो किसी कर्ता या फिर संबोधन के बारे में हो। तो यहाँ पे का जो है वो राजा का कुमार, इसके बारे में बता रहा है, तो राजकुमार हो जाएगा तत्पुरुष समास। एक बात और है, तत्पुरुष समास में ज़्यादातर पुरुषवाचक शब्द ही पाया जाता है। तो इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास ज़्यादातर पुरुषवाचक शब्द होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रामवासी। यहाँ पे वासी जो शब्द है यानी कि रहने वाला, वो प्रधान है और पहला दूसरा पद जो है वो क्या है? प्रधान है। और पहला पद क्या होता है इसमें? कर्ता या फिर संबोधन कारक हो। गांव में कौन रहता है? कर्ता ही होगा। तो ये जो है पहला पद कर्ता के बारे में या फिर संबोधन, तो संबोधन ग्राम का वासी, तो इसका ये हो जाएगा विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। बहुत ही सिंपल है कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। जैसे इसका एग्जाम्पल है नीलगाय। नीलगाय में गाय क्या है? नाउन है यानी कि संज्ञा है, और नील क्या है? ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। उसी तरह से नील कमल, तो कमल संज्ञा हो गया और नील जो है ये हो गया आपका विशेषण। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कह रहा है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, और इसकी विशेषता है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो। ये वाला चिन्ह जो है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, और दोनों पदों के बीच में हो। जैसे कि नर और नारी, तो ये हो गया द्वंद्व समास।
दूध रोटी, ये भी हो गया आपका द्वंद्व समास। लेकिन एक बात इसमें जो याद रखने वाली है, इसमें हमेशा अपोजिट वर्ड आएगा तभी हो सकता है द्वंद्व समास। दूध रोटी, नर नारी, ये सब अपोजिट माने जाते हैं शब्द। और अगर हम धर्म भ्रष्ट की अगर बात करें तो धर्म भ्रष्ट, जैसे कि आगे एग्जाम्पल है धर्म भ्रष्ट, ये जो है आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धर्म और भ्रष्ट ये अलग अलग शब्द हैं। अगर धर्म और अधर्म रहता तो द्वंद्व समास हो सकता था, लेकिन यहाँ पे धर्म भ्रष्ट है, यानी कि धर्म से भ्रष्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, वैसे हम तो इसे देख लिया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। चलिए अगला है द्विगु समास। करें कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, ये बहुत ईजी है। प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक, जैसे कि चारपाई, पंचभुज, तो ये सब जो है आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल है। अगला है बहुव्रीहि समास। करें कि जिस समास में दोनों पदों से एक तीसरा पद बने और उसकी प्रधानता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि गजानन, गजानन मतलब होता है जिसका आनन यानी कि मुख गज के समान हो, यानी कि हाथी के समान हो, अर्थात गणेश। ये जो शब्द है गजानन, ये आपका बहुव्रीहि समास है। तो ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कहाँ तक सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय। तो कर्मधारय में तो पहला पद जो है वो विशेषण होता है, दूसरा संज्ञा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में योजक हो, और दोनों जो पद होता है वो एक दूसरे के उल्टा हो, तो वो भी इसमें नहीं है, तो द्वंद्व भी इसमें नहीं होगा। तीसरा है बी नंबर है तत्पुरुष। तत्पुरुष में कोई ना कोई पुरुष के बारे में बातें की जाती है, तो ये यथाशक्ति में ऐसा नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका सही आंसर वैसे भी आपको पता ही होगा कि अव्ययीभाव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज जिसमें तीन, तो संख्यावाचक हो तो वो द्विगु होता है। तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा है। ये मध्यम पद लोभी पता नहीं क्या है, अलूप पता नहीं क्या है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशभक्त में कौन सा समास है। देशभक्त में कौन सा समास है। अव्ययी भाव में क्या होता है कि पहला पद प्रधान हो। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बहुव्रीहि तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि विष्णु जी, तो विष्णु जी के लिए एक तीसरा शब्द आ रहा है, तो ये इसका सही आंसर बहुव्रीहि हो जाएगा। अव्ययी भाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। तो अलूक फलूक तो पहले ही कट जाएगा। अब हमको देखना है कि तत्पुरुष होगा या फिर द्विगु होगा। आपको लग रहा होगा कि योजक चिन्ह है तो द्विगु हो सकता है, लेकिन हम क्या बताए थे, दही बड़ा, दही चूड़ा रहता तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दही बड़ा है, दही का बड़ा, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। आजकल शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आजकल शब्द में कौन सा समास है, तो हम पहले बताए थे योजक चिन्ह रहे या नहीं रहे, अपोजिट शब्द अगर हो तो वो द्वंद्व समास कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हमको पहले ही पता चल गया। अगला क्वेश्चन है पंचपात्र में कौन सा समास है। तो पंचपात्र में कौन सा समास हो जाएगा, आपको पता है संख्यावाचक है तो द्विगु समास। कर्मधारय नहीं होगा, नील ये विशेषण नहीं है, और दूसरा पत्र अगर पात्र जो है वो संज्ञा हो तभी पहला जो है विशेषण नहीं है। बहुव्रीहि भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तीसरा कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तत्पुरुष भी होगा ही नहीं, तो ये सब नहीं होगा, द्विगु इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। शोकाकुल, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। शोकाकुल मतलब होता है शोक से आकुल, तो द्वंद्व तो होगा नहीं। ठीक है, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, द्विगु तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर होगा शोक से आकुल या शोक। हाँ, तो ये यहाँ पे संबंध कारक है कर्ता के साथ, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है नीलगाय, तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, तो सही आंसर कर्मधारय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित में कौन सा समास है। तो इसका विग्रह करेंगे तो रोग से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि पहला पद जो है वो कोई ऐसा अवयव नहीं है या फिर प्रधानता नहीं है। द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर तत्पुरुष इसका होगा। अगला क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन अर्थात शिव, आपको जब पता होगा इसका सही आंसर, पंचानन का एक तीसरा मतलब होता है शिव, तब आप इसको बहुव्रीहि ही मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रसोई घर में कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, क्योंकि पहला पद विशेषण रहना चाहिए जो इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है लोक नायक में कौन सा समास है। लोक नायक में बताना है कि कौन सा समास है। अव्ययी भाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि योजक चिन्ह हो, उल्टा हो, प्रधानता हो दोनों शब्दों की, वो सब तो नहीं है, तो इसका सही आंसर तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष में कौन सा समास है।
लौह पुरुष में बताना है कि कौन सा समास है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। द्वंद्व, द्विगु, अब कर्मधारा ये सब नहीं होगा। मुँह तोड़ में कौन सा समास है? मुँह तोड़, द्वंद्व नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, तो इसका भी सही आंसर होगा तत्पुरुष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, तो तीसरा पद आ रहा है, तो इसका सही आंसर बहुवृग। अगला क्वेश्चन है मृग नयन में कौन सा समास है? मृग के समान नयन यानी कि उपमा, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पद से, जिस भी शब्द से उपमा का अर्थ आ रहा हो तो उसे हम कर्मधाराय की संज्ञा में, श्रेणी में रखते हैं। इसका सही जो आंसर होगा वो कर्मधाराय होगा, क्योंकि नयन का कंपेयर जो है वो मृग के नयन से की जा रही है। ठीक है। द्वंद्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्वंद्व में दोनों पर प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो, एक दूसरों का उल्टा हो। द्विगु नहीं होगा क्योंकि संख्यावाचक नहीं है। तत्पुरुष क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कंपेयर की जा रही है और इसीलिए जो है ये नहीं होगा। सही आंसर हमको पता चल गया कर्मधाराय। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रधान में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कर्मधाराय नहीं लग रहा है, कृषि प्रधान द्विगु भी नहीं होगा, कृषि लग रहा है कि या तो द्वंद्व होगा या फिर तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगर इसका विग्रह करें तो कृषि की प्रधानता, तो द्वंद्व तो नहीं होगा, इसका सही आंसर तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूध रोटी में कौन सा समास है? तो दूध रोटी तत्सम नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, कर्मधाराय भी नहीं होगा, सही आंसर द्वंद्व होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट भी है और बीच में योजक चिन्ह भी है। ठीक है, और दोनों शब्दों की प्रधानता भी है, दूध अलग रोटी अलग। अगला क्वेश्चन है भूदान में कौन सा समास है? भूदान, तो इसका भूमि का दान यानी कि तत्सम हो जाए, तत्पुरुष इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो संबोधन कारक दिख रहा है। द्विगु होगा नहीं, कर्मधाराय नहीं हो सकता, हमको लग रहा था या तो अव्ययी भाव होगा या फिर तत्पुरुष होगा, लेकिन अव्ययी भाव भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष, भूमि का दान। अगला क्वेश्चन है देश सेवा में कौन सा समास है? तो बताइए देश सेवा में कौन सा समास है? देश के लिए सेवा, तो क्या होना चाहिए? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है दिनकर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराय, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। वैसे कहीं कहीं इसे बहुव्रीहि समास भी कहा जा सकता है, क्योंकि दिनकर का अर्थ होता है भगवान सूर्य, तो इसीलिए ये बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो हम तत्पुरुष मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत, तो कर्मधाराय नहीं होगा क्योंकि पहला पद विशेषण नहीं है, बहुव्रीहि हो सकता है, और द्विगु तो होगा नहीं, या तत्पुरुष हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो सही आंसर तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधाराय नहीं होगा, या तो तत्पुरुष या बहुव्रीहि हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि, क्योंकि एक तीसरा शब्द आता है अजात शत्रु में जिसकी प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब जो है वो 5 नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो पंजाब रखा गया। तो आपको बताना है कि पंजाब जो है वो कौन सा समास है। तो द्विगु में हम बताए थे कि संख्या जो है प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधाराय, बहुव्रीहि। अजातशत्रु तो हो गया। श्रम साध्य में कौन सा समास है? श्रम साध्य, इसका सही आंसर बताइए। श्रम को साधने वाला, बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, तो तत्पुरुष का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृभाषा में कौन सा समास है? सही आंसर तत्पुरुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन कौन अव्ययी भाव होता है? तो जिसका पहला जो पद है वो उसकी प्रधानता हो या फिर अव्यय हो, तो यथाशक्ति ये भी अव्यय है, उसके बाद इसमें भी यथा की प्रधानता, बेमेल, बेमतलब ये भी होगा, प्रतिवर्ष ये भी होगा अव्ययी भाव, लोकप्रिय, लोकप्रिय जो है वो तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि लोगों में प्रिय या लोगों का प्रिय, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में कौन कर्मधाराय समास का उदाहरण है? कर्मधाराय क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय लग रहा है, हो सकता है, या पर्णकुटी, इसी दोनों में लग रहा है, क्योंकि ये तो अव्ययी भाव है और ये द्विगु हो गया, तो इसका सही आंसर होगा घास की कुटी यानी कि पर्णकुटी। पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद कुटीर जो कि संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु में क्या होता है? संख्यावाचक होता है, तो इसका सही आंसर होगा सतसाई, ये हो जाएगा इसका सही आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। नवग्रह में संख्यावाचक है, त्रि संख्यावाचक है, नव ये भी संख्यावाचक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है द्विगु समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास आपको बताना है क्या होता है। शब्द जो है एक दूसरे के उल्टा हो, पाप पुण्य उल्टा है यानी कि ये होगा, और योजक चिन्ह भी है, देश विदेश ये भी शब्द एक दूसरे के का उल्टा है, तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। राग द्वेष ये भी एक दूसरे का उल्टा है, तो ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास। धर्म भ्रष्ट ये उल्टा नहीं है, धर्म और अधर्म रहता तब द्वंद्व समास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे धर्म भ्रष्ट है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, धर्म भ्रष्ट जो है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। धर्म से भ्रष्ट या धर्म से भ्रष्ट किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? नीलगाय, नीलगाय कर्मधारय में क्या होता है? पहला जो पद है वो विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद ये नॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे गाय जो है वो संज्ञा है और नील जो है वो विशेषण है, ये तो कर्मधारय है। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नील कमल ये भी कर्मधारय है। महावीर ये भी जो है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि महावीर या फिर पीताम्बर, लेकिन आपको याद होगा कि पीताम्बर जो है का अर्थ होता है विष्णु जी, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ये नहीं है कर्मधारय, क्योंकि पीताम्बर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।